एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो लोग वहां से रवाना हुए तो कबायली को मोहम्मद उमर ने अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। समीना और शारिक के घोड़े सबसे पहले थे। थोड़ी देर बाद शाहपरी भी अपना घोड़ा रोककर उनके साथ मिल गई। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम लोग मुझे वहां छोड़कर आगे कैसे चल पड़े थे? समीना से पहले शाहपरी बोली, मैं बताती हूँ। हम सब लोग तो थकन से निढाल गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक 5-6 मुसल्लह कबायलियों ने हमें घेर लिया। वो लोग अपने कबीले के लिए अरगून शहर से खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे। हमें देखकर वो रुक गए। खाना बदोश छोटी छोटी टोलियों में इन पहाड़ों में सफर करते रहते हैं और ये लोग एक दूसरे को लूटते भी रहते हैं। हमारे बारे में भी इन लोगों का यही ख्याल था कि हमारे पास बहुत दौलत होगी, लेकिन हम तो कंगले निकले। मुमकिन है वो कबायली हमें छोड़कर चले जाते, लेकिन मुझे और समीना को देखकर उनकी नीयत बदल गई। जवान औरतों से ज्यादा कीमती चीज कहाँ हो सकती है। उन्होंने हमें राइफलों की जद पर लेकर अपने साथ चलने पर मजबूर किया। शारिक बोला, हैरत है, ये सब कुछ हुआ और मुझे पता भी न चला। शाहपरी बोली, तुम हम लोगों से कुछ फासले पर एक बड़े पत्थर की आड़ में सोए हुए थे और गहरी नींद में थे। उन कबायलियों ने भी तुम्हें नहीं देखा। समीना का ख्याल था कि तुम्हें भी जगा दिया जाए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरा ख्याल था कि तुम पीछे रह जाओगे तो शायद हमारी कुछ मदद कर सकोगे, और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। शारिक बोला, हैरत है, मैं इतनी गहरी नींद सोया रहा और मुझे उस हंगामे का पता ही न चल सका। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी ऐसा होता है। शारिक ने कहा, सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप फैली हुई थी। तुम लोगों को न पाकर मैं परेशान हो गया था। एक मर्तबा तो मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि शायद तुम लोग मुझे भूल गए हो और सोता छोड़कर चले गए हो। शाहपरी मुस्कुराई, बोली, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर मैं और समीना। समीना ने उसे घूर कर देखा, बोली, बेशर्म। शाहपरी ढिठाई से बोली, वो तो मैं हूँ। बहरहाल हम दोनों के बारे में इन कबायलियों के इरादे खतरनाक थे। इनका ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से था। ये लोग सरहद पार करके पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। हेरोइन की स्मगलिंग के अलावा ये लोग औरतों की खरीद फरोख्त का कारोबार भी करते हैं। उनके कबीले में 5-6 औरतें हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से उठाई हुई हैं। सरहद पार करते ही ये लोग इन औरतों को फरोख्त कर देंगे। हमारे बारे में भी ये लोग रास्ते में यही बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम कबीले में पहुंचे तो हम दोनों को देखकर कबीले के सरदार की राल टपकने लगी। उसने जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। ये उनकी रस्म है कि जब कोई औरत कबीले में आती है तो ये लोग जश्न मनाते हैं। सरदार ने यह भी ऐलान किया था कि वो हम दोनों में से किसी एक से शादी करेगा। इसका फैसला उस वक्त होता जब रोस्ट किए जाने वाले बकरों का गोश्त तकसीम होता, कुरानदाजी की जाती और हम दोनों में से जिसका नाम निकलता उसे सरदार की दुल्हन बना दिया जाता। सरदार 3 दिन तक दुल्हन को अपने साथ रखता, फिर उसे कबीले के दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया जाता और सरहद पार करने के बाद फरोख्त कर दिया जाता। शारिक बोला, बहुत बेगैरत लोग हैं ये। कोई गैरतमंद शख्स अपनी दुल्हन को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। शाहपरी बोली, इस दुनिया में ऐसे बेगैरतों की कमी नहीं है। बहरहाल उनका जश्न जारी था। बकरे रोस्ट हो रहे थे और थोड़ी ही देर के बाद हमारे लिए कुरानदाजी होने वाली थी कि अचानक खैमों में आग भड़क उठी और वो कबायली उस तरफ भाग खड़े हुए। शारिक ने कहा, खैमों में आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, वो आग मैंने लगाई थी। उनकी तवज्जो हटाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। वो लोग जैसे ही उस तरफ भागे मैं तुम लोगों के पास आ गया। शाहपरी ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम हमारी मदद को जरूर आओगे, लेकिन तुम यहां तक पहुंचे कैसे? शारिक बोला, पहले तो मैं तुम लोगों को उन चट्टानों के आसपास ही ढूंढता रहा, फिर मुझे घोड़े के फुजले नजर आए। समझो कि वो मेरे लिए निशाने राह साबित हुए और मैं यहां तक पहुंच गया, लेकिन भूख से मेरी बुरी हालत हो रही है। शाहपरी ने कहा, फिक्र मत करो, हमने भी कुछ नहीं खाया। वो लोग एक तंग से रास्ते पर पहुंच गए। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद वो उस दराड़ नुमा रास्ते से बाहर आ गए। सामने ढलान थी और नशेब में दरिया बह रहा था। मध्यम चांदनी में दरिया का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। आधे घंटे में वो दरिया के किनारे पर पहुंच गए। वो घोड़े से उतरते ही पानी पर टूट पड़े। घोड़े भी न जाने कब से प्यासे थे, वो भी पानी पीने लगे। वो लोग कुछ देर वहां रुके और फिर दरिया पार करने के लिए उन्हें तकरीबन निस्फ मील ऊपर की तरफ जाना पड़ा। दरिया की दूसरी तरफ सब्जा था और दरख्त थे। वो लोग आगे जाने की बजाय किनारे के करीब ही बैठ गए। उस कबायली के हाथ पैर बांध कर एक तरफ डाल दिया गया, क्योंकि अंदेशा था कि अगर वो लोग सो गए तो वो कबायली भाग न जाए। वाकई सब लोग सो गए थे
और फिर शारिक की आंख फायर की आवाज सुनकर खुली थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। उसके करीब ही समीना और शापरी सोई हुई थी। उनसे कुछ फासले पर मोहम्मद उमर था और उसके साथ वो कबायली। वो लोग भी फायर की आवाज सुनकर उठ गए थे। शारिक इधर उधर देख रहा था, तभी एक और फायर हुआ और फिर सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो नौलखा था जो वहां से तकरीबन 100 गज दूर दरिया की तरफ भाग रहा था। मोहम्मद उमर भी उठकर उसकी तरफ भाग गया। कुछ देर के बाद वो दोनों वापस आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों ने एक पहाड़ी बकरा उठा रखा था जिससे खून टपक रहा था। दिन की रोशनी फैल चुकी थी लेकिन सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। नौलखे ने उन्हें बताया, कुछ देर पहले मेरी आंख खुल गई थी। मैंने इस बकरे को इस तरफ आते हुए देखा। यह शायद पानी पीने आया था। इसे देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं राइफल उठाकर इसके करीब आने की कोशिश करने लगा। ये हजरत पानी पीकर इधर उधर देख रहे थे, शायद अपनी मौत की राह तक रहा था। मैंने गोली चला दी जो उसकी टांग में लगी। ये जख्मी होकर भागा। मैंने दूसरा फायर किया और ये ढेर हो गया। अब ये हमारे पेट की आग बुझाएगा। नौलखा मजे ले लेकर अपने शिकार की दास्तान सुना रहा था। मोहम्मद उमर ने तकबीर पढ़कर बकरे के गले पर छुरी फेर दी और अब वो उसके ठंडे होने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे के बाद वो बकरे की खाल उतार चुके थे। शारिक, समीना और शापरी वगैरह ने आसपास से सूखी हुई लकड़ियां जमा कर ली थीं। उस कबायली के हाथ पैर खोल दिए गए थे और लकड़ियां जमा करने में भी वो उनकी मदद कर रहा था। बकरा रोस्ट होने में 1 घंटा लग गया और फिर उन्होंने कई रोज बाद पहली मर्तबा भुना हुआ गोश्त पेट भरकर खाया। उनका कबायली कैदी भी उनके साथ बैठा खा रहा था। 1 घंटे के बाद वो लोग आगे जाने के लिए तैयार हो गए। बचा हुआ गोश्त उन्होंने एक कपड़े में बांध लिया। शारिक का ख्याल था कि इस गोश्त से दोपहर और रात का काम भी चल जाएगा। शारिक ने उस कबायली की तरफ देखते हुए पूछा, वो दोनों रास्ते कहाँ हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? कबायली ने इशारा किया, यहाँ से तकरीबन आधा मील आगे एक चट्टान है। उस चट्टान के दाईं तरफ वाला रास्ता मंगरुताई नवाई की तरफ और बाईं तरफ वाला रास्ता बोरमल की तरफ जाता है। अब ये तुम लोगों पर मुनहसिर है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। शारिक ने पूछा, हेरोइन की फैक्ट्रियां किस तरफ हैं? कबायली बोला, मंगरुताई नवाई की तरफ। कम से कम 3 फैक्ट्रियों के बारे में मैं जानता हूँ। उन खुफिया रास्तों से भी वाकिफ हूँ जो उन फैक्ट्रियों तक जाते हैं। शारिक ने कहा, लेकिन हम तो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे। हमने तुम्हें आजाद कर दिया है। अब तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। कबायली का चेहरा धुआं हो गया। बोला, वापस? मैं अकेला इन पहाड़ों में वापस नहीं जा सकता। भूख प्यास से मर जाऊंगा। अगर मैं अपने कबीले में वापस पहुंच भी गया तो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों से गद्दारी नहीं करूंगा और ऐसे रास्ते से सरहद पार करवाऊंगा कि किसी की नजरों में नहीं आओगे। सरहद पार जनूबी वजीरिस्तान में भी तुम लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता हूं। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मरने के लिए यहां मत छोड़ो। शारिक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने साथियों से मशवरा करने लगा और बिलाखिर यह तय हुआ कि मसूद नामी इस कबायली को साथ ले लिया जाए। वो वाकई इनके लिए मददगार साबित हो सकता था। शारिक ने मसूद की तरफ देखा, बोला, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने किसी भी मौके पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बिला दरीग गोली मार दी जाएगी। मसूद ने कहा, मुझे अपनी जान अजीज है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। शारिक ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और वो आगे रवाना हो गए। उस चट्टान तक पहुंचने में उन्हें चंद मिनट से ज्यादा न लगे। शारिक ने मसूद से पूछा, मंगरुताई का रास्ता कौन सा है? मसूद ने एक तरफ इशारा किया, उस तरफ। उन्होंने घोड़े उसी तरफ मोड़ दिए। कुछ देर तक तो वो एक कुशादा वादी में चलते रहे, फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता दुश्वार होता जा रहा था। कई जगहों पर तो उन्हें घोड़ों से उतरकर पैदल चलना पड़ा। दोपहर को वो एक जगह पर रुक गए। यहाँ चंद दरख्त भी थे और एक छोटी सी नदी भी। उन्होंने आग जलाकर बचा कुचा गोश्त गर्म करके खाया और आराम करने के लिए इधर उधर लेट गए। मसूद ने इशारा करते हुए कहा, इन पहाड़ों के पीछे मंगरुताई की तरफ जाने वाला रास्ता है। हेरोइन बनाने की वो 3 फैक्ट्रियां भी उसी तरफ हैं, जिनके बारे में मैं जानता हूं। वहां और भी फैक्ट्रियां होंगी, उन्हें तलाश करना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। मुख्तसर सी वादी उबूर करके वो एक बार फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। उससे आगे वो ज्यादा फासला तय नहीं कर सके। सूरज गुरूब होने वाला था और रास्ता बेहद खतरनाक था। मसूद के मशवरे पर उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक आगे कई मील तक पड़ाव की जगह भी नहीं थी। एक जगह एक छोटा सा झरना बह रहा था। उसकी नजरें चट्टान पर तकरीबन 20 फुट ऊपर एक जगह जम गई। वो किसी गार का दहाना था। गार तक बराह रास्त पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चट्टान किसी दीवार की तरह बिल्कुल उमूदी थी। उस पर चढ़ना नामुमकिन था। शारिक इधर उधर देखता हुआ तकरीबन 10 गज आगे चट्टान में वाक़े एक तंग सी दराड़ में घुस गया। चट्टान में बल खाती हुई वो दराड़ गार के दहाने तक चली गई थी। ये तंग सी दराड़ बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई थी। वो उस पर चढ़ता रहा। दहाने से चंद फुट पहले वो खुली जगह पर आ गया। तकरीबन 4 फुट चौड़ी पट्टी थी जो चट्टान से बाहर को निकली हुई थी। वो उस पट्टी पर चलता हुआ गार के सामने पहुंच गया।
गार के सामने 8-10 फुट चौड़ी जगह थी। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। रोशनी गार के अंदर भी पहुंच रही थी। शारिक गार के दहाने पर पहुंच गया और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गार के दहाने के अंदर की तरफ जली हुई लकड़ियां, राख और कोयले पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि ये गार रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता रहा था। पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया था, जिसका मतलब था कि यहाँ खाना वगैरह भी बनाया गया था। ये सब कुछ देखकर एक और बात शारिक की समझ में आई थी कि ये गार रिहाइश के लिए महफूज था और इसके अंदर सांप या बिच्छू वगैरह नहीं थे। गार काफी कुशादा था। उसमें 10-12 आदमी बैक वक्त रह सकते थे। दीवारें धुएं से काली हो रही थीं और गार के अंदर बाज ऐसी चीजें बिखरी हुई थीं जिनसे अंदाजा होता था कि उनसे पहले जो लोग इस गार में आए थे वो कई रोज यहाँ रहे थे। शारिक गार से निकलकर सामने वाले चबूतरे के किनारे पर आ गया। 20-22 फुट नीचे खुली जगह पर उसके साथी मौजूद थे। बुलंदी अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन नीचे झांकते हुए अजीब सा महसूस होता था। नौलक्खा एक पत्थर से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसके करीब ही समीना और शाहपरी लेटी हुई थी। मोहम्मद उमर और मसूद उनसे कुछ दूर बैठे बातें कर रहे थे। शारिक ने नौलक्खे को आवाज दी तो सब लोग सर उठाकर ऊपर देखने लगे। समीना ने कहा, अरे तुम इस गार तक कैसे पहुंच गए? शारिक ने कहा, उस तरफ एक तंग सी दराड़ है, वहीं से ऊपर आने का रास्ता है। ये गार काफी कुशादा है, यहाँ पहले भी कुछ लोग रहकर जा चुके हैं। जली हुई लकड़ियां और कोयले बिखरे हुए हैं। तुम लोग भी चाहो तो ऊपर आ सकते हो। नौलक्खे ने कहा, हम तो यहीं ठीक हैं। इन दोनों को अपने पास बुला लो, रात आराम से गुजर जाएगी। नौलक्खे ने समीना और शाहपरी से कुछ कहा। कुछ ही देर के बाद समीना और शाहपरी वहां से उठकर दराड़ की तरफ जा रही थीं। 10 मिनट के बाद वो दोनों गार के दहाने के सामने पहुंच गईं और शारिक के करीब ही बैठ गईं। शारिक के दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। वो दोनों उसकी चाहने वाली थीं। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए हसद और रकाबत की आग जल रही थी। एक मौके पर वो उन दोनों की लड़ाई देख चुका था और शारिक अच्छी तरह जानता था कि फिल वक्त बज़ाहिर दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बात करती थीं और बज़ाहिर यही लगता था कि उनमें सगी बहनों जैसी मोहब्बत है। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि लावा अंदर ही अंदर पकड़ा है और जब आतिश फिशां फटेगा तो उबल पड़ने वाला ये लावा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अंधेरा फैल चुका था। शारिक ने अपनी जगह से उठकर चबूतरे से नीचे झांका। नीचे खामोशी थी, जिसका मतलब था कि नौलक्खा वगैरह सो चुके थे। वो चबूतरे से उठकर गार के अंदर आ गया। दहाने के करीब गार के अंदर की तरफ वो थोड़ी सी जगह साफ कर चुका था। समीना और शाहपरी भी उसके साथ ही गार के अंदर आ गई थीं। वो तीनों दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने दिन भर घोड़ों की पीठ पर सवारी की। थकन के बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बैठे बातें कर रहे थे। शारिक को नींद न आने की वजह समझ में आ गई थी। अगर वो अलग अलग होते तो कब के सो चुके होते। वो दोनों उसके करीब ही बैठी हुई थी। इस सूरत हाल में उन दोनों में से किसको नींद आ सकती थी? और शारिक को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि उसके दिल में यह खौफ था कि वो दोनों आपस में लड़ना शुरू न कर दें। वीराने में वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन शारिक के ख्याल में रात अपना निस्फ सफर तय कर चुकी थी। बिलाखिर उसे जमाइयां आने लगी। उसने टांगे फैला ली और नीम तराज होकर आंखें मूंद ली। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर सोया था, लेकिन घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने बदहवास होकर इधर उधर देखा। समीना और शाहपरी एक दूसरे से कुछ फासले पर सो रही थीं। घोड़े की हिनहिनाहट ने उनकी नींद में खलल नहीं डाला। शारिक अपनी जगह से उठकर रेंगता हुआ गार से बाहर आ गया और चबूतरे के किनारे पर रुककर नीचे झांकने लगा। उसे फौरन ही अंदाजा हो गया था कि नीचे किसी किस्म की धींगा मुश्ती हो रही है। शारिक ने पुकारा, नौलक्खे क्या हुआ, क्या हो रहा है? नीचे से नौलक्खे की आवाज सुनाई दी। होना क्या है शारिक बाबू? बिच्छू कभी डंक मारने से बाज नहीं आ सकता। यह कबायली जिसे तुम अपने साथ ले आए थे घोड़ा चुरा कर भागने की कोशिश कर रहा था। इत्तेफाक से मेरी आंख खुल गई और मैंने इसे पकड़ लिया। शारिक बोला, मैं नीचे आ रहा हूँ। नौलक्खे ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद उमर ने इसे काबू में कर रखा है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाता है। शारिक दूसरी तरफ देखने लगा। मोहम्मद उमर और मसूद एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। वो दोनों चट्टान के किनारे पर पहुंच गए थे। तारीकी में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उन दोनों में मसूद कौन था और मोहम्मद उमर कौन, लेकिन दफतन एक आदमी ने दूसरे को उछाल कर चट्टान से नीचे फेंक दिया। शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो चीख बड़ी खौफनाक थी। शारिक ने चीख कर पूछा, ये कौन गिरा है? नौलक्खे की आवाज सुनाई दी, खस कम जहां पाक। वो कबायली अपने अंजाम को पहुंच गया। तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात होगी। लेकिन जाहिर है शारिक आराम से नहीं सो सकता था। वो अंधेरे में टामक टोइयां मारता हुआ चट्टान से नीचे आ गया। मोहम्मद उमर हाँप रहा था और नौलक्खा उसके करीब खड़ा था। शारिक ने पूछा, क्या हुआ मोहम्मद उमर, तुम ठीक तो हो ना? मोहम्मद उमर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारिक भाई, तुम फिक्र मत करो। शारिक बोला, हुआ क्या था? वो भाग रहा था या तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई थी? नौलक्खे ने कहा, गलत फहमी नहीं हुई थी शारिक बाबू। आहट सुनकर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मसूद दबे कदमों उस तरफ जा रहा था।
मैं समझा शायद पेशाब करने जा रहा है, लेकिन वो एक घोड़े की रस्सी खोलने लगा तो मुझे शक हुआ। उसी वक्त घोड़ा भी हिनहिनाने लगा। मैंने उमर को जगा दिया और हम दोनों ने मसूद को पकड़ लिया। मैं तो पीछे हट गया, लेकिन उमर ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। शारिक उस चट्टान के किनारे पर आ गया। दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था जिसमें मोहम्मद उमर ने मसूद को उछाल कर फेंका था। नीचे पत्थरों पर गिरकर उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। नौलखे ने कहा, जाओ शारिक बाबू, तुम सो जाओ। शारिक दोबारा गार में आ गया। समीना और शापरी गहरी नींद सो रही थी। शारिक अपनी जगह पर आकर लेट गया। कुछ देर तक वो मसूद के बारे में सोचता रहा, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली। उसका दिमाग भग से उड़ गया। शापरी उसके करीब थी। शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। समीना गहरी नींद सो रही थी। उसने दूसरी तरफ देखा। गार के बाहर बहुत हल्का सा उजाला नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि दिन तुलू होने वाला है। शारिक ने फंसी फंसी आवाज में कहा, शापरी, दिन निकलने वाला है। अगर समीना की आंख खुल गई तो कयामत आ जाएगी। शापरी ने कहा, उसकी तुम परवाह मत करो, हमने समझौता कर लिया है। शारिक को यूं लगा जैसे उसके सर पर बम फटा हो। बोला, क्या मतलब, तुम दोनों ने तय कर लिया है? शापरी मुस्कुराई, बोली, हाँ, तुम हम दोनों की मुश्तरका प्रॉपर्टी हो। शारिक हकलाया, मतलब? शापरी बोली, अगर हम दोनों लड़ती रहेंगी तो तुम ना मेरे हाथ आओगे ना उसके, इसलिए हमने 50-50 कर लिया है तुम्हें। ठीक उसी वक्त समीना भी उठ गई। शारिक के 14 तबक रोशन हो गए। शारिक के लिए ये सूरत हाल वाकई खतरनाक थी। उन दोनों लड़कियों ने उसे बांट लिया था, अपनी मोहब्बत में एक दूसरी को हिस्सेदार बना लिया था, और ये शारिक के लिए हैरत अंगेज बात थी। उसका इल्म तो ये कहता था कि दुनिया की कोई औरत किसी दूसरी औरत को अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार नहीं बना सकती, और यहाँ सूरत हाल ये थी कि दो औरतों ने एक मर्द की मोहब्बत पर समझौता कर लिया, उसे साझे की जायदाद बना लिया। लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि ये समझौता ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा। वो समीना को अच्छी तरह जानता था। समीना ने उसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। दूसरी तरफ वो शापरी को भी देख चुका था। उसकी मोहब्बत में पहाड़ी नदी जैसी तुंदी थी, तूफानी अंदाज था उसका। उसने भी शारिक की खातिर बहुत कुछ किया था। 6 पुलिस वालों को खड़े खड़े गोलियों से भून दिया था। शारिक अंदाजा लगा सकता था कि साझे की इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। उसे ये समझने में देर न लगी कि वो दोनों लड़कियां मफाहमत का रास्ता इख्तियार करके एक दूसरे को धोखा दे रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौका तलाश कर रही थी। शारिक ये सब कुछ सोचते हुए सो गया और फिर उसकी आंख फायर की आवाज से ही खुली। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। समीना गार में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता शापरी उसके करीब ही सो रही थी। शारिक बड़ी आहिस्तगी से उठा और गार के दहाने पर आ गया। बाहर हर तरफ धूप फैली हुई थी। वो गार से निकलकर चबूतरे पर आ गया और नीचे झांकने लगा। नौलखा अकेला ही बैठा था। शारिक ने पूछा, गोली किसने चलाई और समीना और उमर कहाँ हैं? नौलखे ने कहा, वो दोनों किसी शिकार की तलाश में गए हैं। गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी है। अब पता नहीं समीना ने मोहम्मद उमर को शिकार किया है या मोहम्मद उमर ने समीना को शिकार किया है, या उन दोनों ने किसी पहाड़ी बकरे को शिकार किया है। शारिक ने कहा, मोहम्मद उमर काबिल एतमाद आदमी है, वो समीना को शिकार नहीं कर सकता। उन्होंने यकीनन कोई बकरा ही शिकार किया होगा। तभी शापरी आंखें मलती हुई गार से बाहर आ गई। शारिक उसे लेकर उसी दराड़ वाले रास्ते से होता हुआ नीचे आ गया। उसके कुछ ही देर के बाद समीना और उमर भी आ गए। वो दोनों एक मारखोर को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मारखोर को गोली भी लगी थी और मोहम्मद उमर ने उसे ज़िबा भी कर दिया था। मोहम्मद उमर और नौलखा बकरे की खाल उतारने लगे और शारिक, समीना और शापरी लकड़ियां जमा करने के लिए चले गए। उन्हें वापसी में आधा घंटा लगा। वो इतनी लकड़ियां जमा करके लाए थे कि पूरा बकरा आसानी से रोस्ट किया जा सकता था। मोहम्मद उमर और नौलखा बकरे की खाल उतार चुके थे। मोहम्मद उमर अपने चाकू से बकरे के टुकड़े काटते हुए बता रहा था कि मारखोर दरअसल पहाड़ी बकरा ही होता है। ये सांप का बदतरीन दुश्मन होता है। कहा जाता है कि जिस जगह उसकी खाल का छोटा सा टुकड़ा भी मौजूद हो, सांप उसके आसपास नहीं भटकता। बकरे का गोश्त 1 घंटे से पहले तैयार नहीं हो सका था। उस वक्त तक धूप तेज हो गई थी और खुली जगह पर बैठना मुश्किल हो रहा था। वो लोग भुना हुआ गोश्त उठाकर गार में आ गए। उनका प्रोग्राम ये था कि पेट भरने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन पेट भरते ही उन पर सुस्ती सी तारी हो गई और ये फैसला किया गया कि फिलहाल यहीं आराम किया जाए, दोपहर के बाद यहाँ से चला जाए। दोपहर तक वो सब लोग गार में बेखबर सोते रहे। इस दौरान अगर कोई दुश्मन आकर उनके गले भी काट जाता तो उन्हें पता न चलता। दोपहर को जाग जाने के बाद भी उन पर सुस्ती तारी रही और वो उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद वहां से रुखसत हो गए।